उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लो पियो, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर ने असबात में सर हिला दिया। क्या तुमने वाकई ही शराब पीना छोड़ दी है? टाइगर ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा, हाँ, और अभी तक मैं अपने अहद पर कायम हूँ। वो कभी कभी शराब पीने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है कि जो फैसला कर लिया बस कर लिया, इस पर हर सूरत में कायम रहती हूँ। और तुम देख लेना कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगी। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया रोजी। टाइगर ने जूस सिप करते हुए कहा, यह सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है टाइगर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। रोजी रास्कल ने कहा, अब मेरी भी एक बात सुन लो और उसे जहन में बिठा लो। तुमने इस केस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने आप को इस बात के अहल साबित कर दिया है कि तुमसे दोस्ती हो सकती है, लेकिन कभी शादी की बात जुबान पर ना ले आना, वरना ये दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। टाइगर ने सख्त लहजे में कहा तो रोजी रास्कल पे इख्तियार हंस पड़ी। फिलहाल मेरा अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब मैंने फैसला कर लिया तो फिर देखना कि क्या होता है, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। लेकिन फिर इससे पहले कि टाइगर उसकी बात का कोई जवाब देता, अचानक दरवाजा खुला, उसके साथ ही एक धमाका हुआ और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर अचानक किसी ने स्याह पर्दा तान दिया हो। इसके एहसासात एक लम्हे पर अचानक किसी ने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में फना हो गए थे। फिर जब उसकी तारीख जहन में से रोशनी के झमाके हुए, फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में फैली तो उसकी आंखें खुल गई और उसी लम्हे बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म के मंजर की तरह उसके जहन में नमूदार हुआ। वो बेख्तियार चौंक पड़ा। पूरी तरह शऊर में आते हुए ये देखकर हैरान रह गया कि उसका आधा जिस्म कमरे के फर्श पर जकड़ा हुआ था, जबकि ऊपर वाला आधा जिस्म फर्श से बाहर था। उसके दोनों हाथ भी इसके उकम में करके बांध दिए गए थे। इसने नजरें घुमाई और दूसरे लम्हे वो ये देखकर एक बार चौंक पड़ा कि उसके साथ रोजी रास्कल भी इसी अंदाज में आधी फर्श में गिरी पड़ी हुई थी। एक आदमी ने झुककर एक हाथ से इसके सर के बाल पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में मौजूद नीले रंग की शीशी उसने उसकी नाक से लगाई हुई थी। फिर उसने हाथ उठाया और दररोजी के बाल छोड़कर उसने शीशी बंद की और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रोजी रास्कल का जिस्म चंद लम्हे लहराता रहा, फिर उसकी आंखें खुल गई, उसके मुंह से बेख्तियार करहा निकल गई। यह हम किसकी कैद में है? टाइगर ने इस नौजवान से पूछा जो खामोश खड़ा उन्हें देख रहा था। बॉस की कैद में, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। बॉस कौन है? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नौजवान ने जवाब दिया और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजे से बाहर जा चुका था। ये हम कहाँ हैं? ये क्या कर दिया इन्होंने? रोजी रास्कल की इंतहाई हैरत और परेशानी से पुर आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि टाइगर को जवाब देता, कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक मकामी आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसकी कनपट्टी के बाल सफेद थे, वैसे वो हर लिहाज से नौजवान नजर आ रहा था। तुम्हें होश आ गया टाइगर और रोजी रास्कल? इस आदमी ने करीब आकर खड़े होकर इन दोनों से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो बुज़दिल चूहे? टाइगर के बोलने से पहले रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अभी तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, घबराओ नहीं, इस आदमी ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर खुला और एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में फोल्डिंग कुर्सी और दूसरे हाथ में हंटर पकड़ा हुआ था। ओहो चैरम, तुम और यहाँ? रोजी रास्कल ने इस पहलवान नुमा आदमी को देखकर चौंकते हुए कहा, ये तुम्हारा आदमी था, लेकिन अब हमारा आदमी है, और इसी की वजह से हम तुम्हें और इस टाइगर को रोज क्लब से उठाकर यहाँ ले आने में कामयाब हो गए। और अब चैरम तुम पर कोड़े बरसाएगा और इस वक्त तक बरसाएगा जब तक तुम्हारी रूहें तुम्हारे जिस्मों का साथ नहीं छोड़ देती, और तुम्हारे मरने के बाद चैरम रोज क्लब का मालिक होगा। इस आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर बड़े तंजिया लहजे में कहा, ये कुत्ता मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर, रोजी रास्कल पर, जिसकी छोड़ी हुई रोटियां अब तक ये खाता रहा है। मैं इसका खून पी जाऊंगी। रोजी रास्कल ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा, बॉस मुझे इजाजत दो ताकि मैं इस कुतिया की जबान बंद कर दूं। चैरम ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, अभी ठहर जाओ, जबानें तो इनकी बंद होनी है, लेकिन मुझे जो कुछ मालूम करना है वो तो कर लूं। इस आदमी ने हाथ उठाकर चैरम को रोकते हुए कहा, तुम कौन हो? कम से कम अपना तारुफ तो करा दो। टाइगर ने इस आदमी से मुखातिब होकर कहा, तुमने बाहर हाल मरना है तो इसलिए तुमसे क्या छुपाना। मेरा असल नाम तो और है और मैं काफरिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरा नाम एहसान है। मास्टर एहसान और दारुल हुकूमत का सबसे मशहूर डॉन क्लब मेरी मलकियत में। यहाँ काफरिस्तानी एजेंटों का सरबराह हूँ। दोनों ने जिस तरह काफरिस्तान का इंतहाई अहम तरीन मनसूबा नाकाम किया है, इसकी सजा देने के लिए काफरिस्तान के वजीर आजम साहब ने मुझे मुकर्रर किया है, और तुम दोनों की मौत के बाद तुम्हारे असली साथी अली इमरान को मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन मरने से पहले तुम मुझे बताओगे कि तुमने आखिर इस मनसूबे का सुराग कैसे लगाया और किस तरह ठाकुर और मार्शल तक तुम पहुंचे। मास्टर एहसान ने मुस्कुराते हुए कहा, किस मनसूबे की बात कर रहे हो तुम? टाइगर ने कहा, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सदर की
की हलाकत का मंसूबा, जिसे इस रोजी रास्कल और तुमने मिलकर आखिरी लम्हात में नाकाम बनाया है, जबकि हमें इसकी कामयाबी का 100% यकीन था। मास्टर एहसान ने कहा, ये कारनामा मैंने सरअंजाम दिया है, मैंने, रोजी रास्कल ने, और अब तुम्हारा और इस कुत्ते का अंजाम भी मेरे हाथों होगा। रोजी रास्कल ने चीखते हुए कहा, किस तरह तुमने ठाकुर और मार्शल का सुराग लगाया और किस तरह तुमने मार्शल के असल रेस पिस्टल को खिलौना पिस्टल में तब्दील किया? मास्टर एहसान ने रोजी रास्कल की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा पेशा वराना सीक्रेट है। ये बात तो मैंने टाइगर और अली इमरान को भी नहीं बताई। हालांकि उन्होंने ये बात पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया, रोजी रास्कल ने कहा। लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा, मास्टर एहसान ने घुर्राते हुए कहा। तुम में हिम्मत है तो पूछ लो, लेकिन ये बता दूं कि तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा, रोजी रास्कल ने बेखौफ लहजे में कहा। चैरम, इसकी जुबान खुलवाओ, मास्टर एहसान ने चैरम से कहा। अभी लो मास्टर, अभी ये कुतिया सब कुछ उगल देगी। चैरम आगे बढ़ते हुए कहा, रुक जाओ, ख्वामख्वाह के तशद्दुद का कोई फायदा नहीं। गो रोजी रास्कल ने इस बारे में वाकई ही कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया है। मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि अब जबकि मिशन खत्म हो चुका है, इसलिए इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं, टाइगर ने कहा। तो मास्टर एहसान ने हाथ उठाकर चैरम को रोक दिया। चलो तुम बता दो, लेकिन झूठ बोलने की कोशिश ना करना, मास्टर एहसान ने कहा। रोजी रास्कल ने अपने आदमी फायर सिंडिकेट के हेडक्वार्टर में दाखिल किए होंगे और मार्शल की निगरानी की होगी, साथ ही उसका फोन भी टैप किया होगा। इस तरह सारा मनसूबा सामने आ गया और ठाकुर के बारे में भी मालूम हुआ तो रोजी रास्कल ने ठाकुर और उसके आदमियों पर हाथ डाल दिया। बाकी बातें उसने बता दी होंगी। जहां तक पिस्टल की तब्दीली का ताल्लुक है तो मेरा आइडिया है कि ठाकुर ने यह पिस्टल रोजी रास्कल के आदमी के जरिए सिरास्टर के कमरे में भिजवाया होगा और रोजी रास्कल उसे रास्ते में ही बदल दिया होगा, टाइगर ने कहा। क्या टाइगर दुरुस्त कह रहा है रोजी रास्कल? मास्टर एहसान ने रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। पता नहीं कि उसे कैसे मालूम हो गया, बहरहाल मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं बताऊंगी। ये मेरी फितरत है कि मैं अपने पेशावराना राज किसी को नहीं बताती, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, टाइगर की बात बहरहाल दिल को लगती है, इसलिए यही हुआ होगा। तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मास्टर एहसान ने कहा। उसके साथ ही उसने कोट की जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल लिया। उसके चेहरे पर अचानक सफाकी के तासुरात उभर आए थे। हमें मारने से पहले तुम्हें ठाकुर और मार्शल को हलाक करने की कोशिश करनी चाहिए मास्टर एहसान। हमें मारने से तुम्हें क्या फायदा हासिल होगा, टाइगर ने कहा। तो मास्टर एहसान भी इख्तियार चौंक पड़ा। वो भी हमारा टारगेट है, लेकिन वो सीक्रेट सर्विस की तहमील में है, इसलिए अभी खामोश हैं। जैसे ही वो सामने आए उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, मास्टर एहसान ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारी रहनुमाई कर दूं जिससे तुम इन दोनों का खात्मा कर सको तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, टाइगर ने कहा। सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता, अलबत्ता इतना वादा कर सकता हूं कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और तुम इस तरह फर्श पे जकड़े हुए भूख प्यास से बस खुद मर जाओ तो मर जाओ, मास्टर एहसान ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह हम कुछ देर और जिंदा रह जाएंगे और जिंदगी का तो एक एक लम्हा कीमती होता है। तुम्हारे दोनों आदमी सीक्रेट सर्विस की तहमील में नहीं है, बल्कि इमरान की जाती तहवील में है और इस वक्त रॉबर्ट रोड पर वाक़या इमारत राना हाउस में कैद हैं। अगर तुम उन्हें हलाक कर सकते हो तो कर दो, वरना इमरान इनसे खुद पूछ कुछ कर रहा है, फिर वो उन्हें सीक्रेट सर्विस की तहवील में दे देगा। उसके बाद तुम तो क्या किसी का हाथ भी उन तक ना पहुंच सकेगा, टाइगर ने जवाब दिया। राना हाउस, वो आलीशान इमारत जो सिनेमा के सामने है, मास्टर एहसान ने चौंक कर कहा। हाँ वही, वो इमरान की किसी जागीरदार दोस्त राना ताहूर अली संदूकी की मलकियत है, जो मुस्तकिल तौर पर मुल्क से बाहर रहता है और ये इमारत इमरान की तहवील में है, टाइगर ने जवाब दिया। तो क्या इमरान भी वहां मौजूद होगा, मास्टर एहसान ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, फिर तो आसानी से हमें इस पूरी इमारत को ही मिसाइलों से उड़ा देते हैं और इस तरह हमारे तीनों टारगेट बैक वक्त खत्म हो जाएंगे। ओके, मैंने तुम्हें जिंदगी बख्श दी, जब तक भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो कर लो। और सुनो, चीखने चिल्लाने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस इमारत को खाली करके हम जा रहे हैं और तुम तहखाने में हो। चलो चैरम, मास्टर एहसान ने उठते हुए कहा। यस बॉस, चैरम ने कहा और मास्टर एहसान तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैरम जहर भरी नजरों से रोजी रास्कल को देखता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया। तुमने ये सब कुछ क्यों बताया है उसे? क्या तुम बुज़दिल हो? मौत तो आनी ही है, अगर आ जाती तो क्या होता? तुमने बुज़दिली का मुजाहरा करके मुझे मायूस किया है, रोजी रास्कल ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। अब मैं तुम्हारी तरह अहमकाना बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर सकता, मुझे वक्त चाहिए था।
وہ میں نے لے لیا، اب ہم نے یہاں سے آزادی حاصل کرنی ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہارے استاد کو مار دیں گے پھر، روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر بھی اختیار ہنس پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب کی موت ان جیسے تھرڈ کلاس ایجنٹوں کے ہاتھ نہیں لکھی گئی ہوگی، بلکہ میں نے تو انہیں رانا ہاؤس کا پتہ بتا کر اصل میں انہیں قبرستان کا راستہ بتایا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی راسکل حیرت سے ٹائیگر کو دیکھنے لگی۔ تمہیں بے حد اعتماد ہے اپنے استاد پر، روزی راسکل نے کہا۔ استاد پر اعتماد نہ کیا جائے تو پھر اچھا شاگرد کیسے بنا جا سکتا ہے؟ لیکن ابھی تم اس بات کو چھوڑ دو، ابھی تو ہم نے یہاں سے آزادی حاصل کرنی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن کیسے؟ ہم اگر ہاتھ آزاد کر لیں تو بھی ہم فرش کو کیسے توڑیں گے؟ روزی راسکل نے کہا۔ مجھے اپنے نچلے جسم کے حالت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا جسم فرش میں جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ نیچے کوئی تنگ سا تیلاب ہے جس میں ہمارا جسم موجود ہے، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا نچلا جسم حرکت کر سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرش مصنوعی ہے، اس کا تعلق کسی سسٹم سے ہوگا۔ سسٹم آف ہوتے ہی فرش ہم سے دور ہٹ جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اصل بات سسٹم کی نشاندہی اور اس کو آف کرنے کی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی اوپر والے جسم کو پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ کافی پیچھے جھکنے کے بعد اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو بندھی ہوئی صورت میں موڑ کر اپنے سر کے اوپر سے گزار کر اپنے چہرے کے سامنے لے آیا۔ وہ اس کے دونوں بازو پوری طرح مڑ گئے تھے، اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، لیکن اس سے یہ فائدہ ہو گیا تھا کہ کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی اس کے دانتوں کے سامنے آ گئی تھی، اور پھر رسی کے ایک لٹکتے ہوئے سرے کو ٹائیگر نے تھوڑی دیر سی کوشش سے دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں کو اوپر اور سر کو نیچے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد رسی کھل گئی اور ٹائیگر کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ یہ تم نے کس طرح گانٹ کھول لی؟ بغیر رسی کو کاٹے کس طرح یہ ہوا؟ روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ماسٹر احسان واقعی ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ ایک خاص انداز میں گانٹ لگاتے ہیں، اور جب تک رسی کی مختلف سرے کو تلاش کر کے مخصوص انداز میں نہ کھینچا جائے، گانٹ کس طرح بھی نہیں کھل سکتی۔ جو لوگ اس گانٹ کی تکنیک جانتے ہیں وہ اسے انتہائی آسانی سے کھول لیتے ہیں۔ لاؤ اپنے جسم کو دوسری طرف موڑو اور اپنے بازو میری طرف موڑو تاکہ میں تمہارے ہی بھی ہاتھ کھول دوں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصل بات تو اس کے فرش سے نکلنا ہے، یہ کیسے کرو گے؟ روزی راسکل نے اپنے جسم کو ٹائیگر کے مقابل موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کافی قریب آ گئے تھے اور ٹائیگر نے آسانی سے اس کی کلائی پر بندھی ہوئی رسی کو کھول دیا، اور دوسرے لمحے روزی راسکل نے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ ٹائیگر نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے آگے دو سائڈوں پر موجود فرش پر مکے مارنے شروع کر دیے، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ فرش کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہے۔ اس طرح ٹائیگر کا انداز درست ثابت ہو رہا تھا۔ یہ کھلے گا کیسے؟ روزی راسکل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ سامنے دروازے کے ساتھ جو سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے اس کا سسٹم اس بورڈ کے اندر ہوگا، لیکن وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا، ٹائیگر نے کہا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے اور ساتھ ہی اس کا جسم جھکتا چلا گیا۔ اس نے وہ فولڈنگ کرسی تھوڑی سی کوشش سے پکڑ لی جس پر ماسٹر احسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کرسی کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے فولڈ کیا۔ اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور پھر پوری قوت سے اس نے کرسی کو دیوار پر دے مارا۔ کرسی واقعی نشانے پر جا لگی اور سوئچ بورڈ کرسی کی ضرب سے ٹوٹ گیا، لیکن فرش اس طرح قائم رہا، جبکہ کرسی بھی دھماکے سے گر گئی، لیکن اب وہ اس کے ہاتھوں سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے وہ اسے دوبارہ نہ اٹھا سکتا تھا۔ ارے ایک منٹ، میرا خیال ہے کہ میں اس فرش کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہوں، اچانک روزی راسکل نے چیختے ہوئے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو میں کوشش کرتی ہوں، روزی راسکل نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آگے کی طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھ فرش پر رکھ کر انہیں دبایا تو اس کے منہ سے مسرت بھری آواز سنائی دی، اور پھر ٹائیگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اچانک کھٹاک کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دونوں سائڈوں پر فرش تیزی سے دیواروں کی طرف سمٹتا چلا گیا، اور روزی راسکل اچھل کر سامنے موجود فرش پر کھڑی ہو گئی۔ ٹائیگر کا جسم بھی ساتھ ہی آزاد ہو چکا تھا، اس لیے ٹائیگر بھی اچھل کر فرش سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے کھٹاک کی آواز دوبارہ ابھری اور اس کے ساتھ ہی دیواروں کی طرف سمٹتا ہوا فرش ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو گیا، جو لگتا تھا جیسے فرش کے درمیان معمولی سا رخنا بھی نہ ہو۔ ٹائیگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اسے واقعی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر وہ کس طرح فرش کی گرفت سے آزاد ہو گیا ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کوئی خاص ترکیب استعمال کی ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا سسٹم یہاں سامنے موجود ہے، میں نے اچانک محسوس کیا کہ سامنے فرش کا تھوڑا سا حصہ اوپر کو ابھرا ہوا ہے، جو عام نظروں سے محسوس نہیں ہوتا، لیکن اچانک مجھے اس کا احساس ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس حصے کو اگر دبایا جائے تو فرش کھل سکتا ہے، اور وہی ہوا، روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو میرے سامنے بھی ایسا بھار ہوگا، ٹائیگر نے کہا اور جھک کر فرش کو دیکھنے لگا۔ اوہ ہاں، یہاں بھی ہے، بلکہ یہ تو پوری کتار ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کافی خانے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے آدمی کو بے بس کرنے کا، ٹائیگر نے ایک جگہ پر پیر رکھ کر دباتے ہوئے کہا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر فرش سائڈوں پہ سمٹ کر دیواروں میں غائب ہو گیا۔ ٹائیگر نے پیر ہٹایا لیکن فرش برابر نہ ہوا، لیکن چند لمحوں بعد خود بخود کھٹاک کی آوازیں ابھری اور فرش ایک بار پھر برابر ہو گیا۔
अगर ये सिस्टम है तो मास्टर एहसान ने हमाकत की है कि हमें इस तरह छोड़कर चला गया। टाइगर ने वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसे क्या मालूम था कि ये सिस्टम रोजी रास्कल को मालूम हो जाएगा। रोजी रास्कल ने फाखिराना लहजे में कहा तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा, लेकिन अभी वो इस दरवाजे तक ना पहुंचे थे कि अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और मास्टर एहसान और चैरम बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुए। अरे तुम आजाद हो गए। मास्टर एहसान को मुंह से भी इख्तियार निकला, फिर उसने जेब में हाथ डालने की कोशिश की ही थी कि यकलक टाइगर भूखे उकाब की तरह इस पर टूट पड़ा, जबकि दूसरी तरफ चैरम ने हाथ में पकड़े हुए हंटर को घुमाकर रोजी रास्कल को मारने की कोशिश की तो रोजी रास्कल ने यकलख्त इस पर छलांग लगा दी। रोजी रास्कल की शेरनी की तरह मुसलसल बेतरपे इस पर हमले किए चली जा रही थी, लेकिन चूंकि चैरम जिस्मानी तौर पर खासा जानदार था इसलिए वो फरार होने के बजाय मुसलसल रोजी रास्कल से लड़ रहा था। मास्टर एहसान के नीचे गिरते ही टाइगर ने कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो पूरी कुव्वत से मास्टर एहसान पर जा गिरा और कमरा मास्टर एहसान के हलक से निकलने वाली भयानक चीख से गूंज उठा। मास्टर एहसान ने टांगों की मदद से टाइगर को उछालने की कोशिश की थी, लेकिन अब टाइगर पूरी तरह न सिर्फ संभल चुका था बल्कि अब उसने मास्टर एहसान को फौरी तौर पर हलाक करने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके जहन में यह खदशा उभरा था कि मास्टर एहसान के हाथ से निकलने वाला मशीन पिस्टल कहीं चैरम को हाथ न लग जाए या फिर मास्टर एहसान कोई और साथी ना आ जाए। चनाचा उसने बड़ी महारत से न सिर्फ अपने जिस्म को उछलने से बचाया बल्कि पूरी कुव्वत से सर की टक्कर मास्टर एहसान की नाक पर मारी। उसके साथ ही वो कलाबाजी खाकर मास्टर एहसान के सर के पीछे की तरफ फर्श पर खड़ा हो गया। मास्टर एहसान टक्कर खाकर बुरी तरह चीखा था, लेकिन उसने कलाबाजी खाकर टाइगर के सीने पर दोनों पैरों की जरब लगाने की कोशिश की थी और इस कोशिश की वजह से वो क्रॉस क्रैम्प जैसे खौफनाक दांव में फंस गया। जैसे ही उसकी टांगे उसके सर की तरफ बढ़ी, टाइगर इस वक्त तक कलाबाजी खाकर खड़ा हो चुका था। टाइगर ने उसे कोई मोहलत दिए बगैर उसकी मुड़ी हुई टांगों पर पूरे जिस्म समेत गिरा और खटाक की आवाज़ों के साथ ही मास्टर एहसान के हलक से भींची भींची सी चीख निकली। उसका जिस्म टाइगर के जिस्म के नीचे तड़पने लगा। खटाक की आवाज़ें सुनकर ही टाइगर समझ गया था कि मास्टर एहसान की रीढ़ की हड्डी के मोहरे टूट चुके हैं, इसलिए वो बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हुआ और मास्टर एहसान की दोनों टांगे एक धमाके से वापस जा गिरी। मास्टर एहसान का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से ना सिर्फ बिगड़ चुका था बल्कि वो पसीने से भी शराबूर नजर आ रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म अब हरकत भी ना कर सकता था। उसी लम्हे मशीन पिस्टल चलने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही चैरम के हलक से करबनाक चीख निकली और वो एक खौफनाक धमाके से नीचे जा गिरा। टाइगर ने चौंक कर देखा तो रोजी रास्कल फर्श पर पहलू के बल पड़ी हुई थी। उसके हाथ में मशीन पिस्टल था, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासुरात भी नुमाया नजर आ रहे थे। उसके होंठ भींचे हुए थे, जबकि चैरम फर्श पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके जिस्म से खून के फुआरे उबर रहे थे। मैं उठ नहीं सकती, मुझे क्या हो गया है? रोजी रास्कल ने पुश्त के बल सीधे गिरे हुए तकलीफ भरे लहजे में कहा तो टाइगर उसकी पोजीशन से ही समझ गया कि रोजी रास्कल की रीढ़ की हड्डी को जरब आ गई है। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से रोजी रास्कल की गर्दन और दूसरे हाथ से उसकी टांग पकड़कर दोनों हाथों से ऊपर को उठाया और फिर एक खास अंदाज में झटका देकर उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और रोजी रास्कल एक बार फिर चीखती हुई एक धमाके से फर्श पर जा गिरी। बस अब उठकर खड़ी हो जाओ, तुम अब ठीक हो, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल ने इस अंदाज में अपने जिस्म को हरकत दी जैसे उसे यकीन हो कि उसका जिस्म हरकत नहीं करेगा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से हैरत भरी आवाज निकली जब उसने अपने जिस्म को हरकत करते देखा और फिर उसका जिस्म तेजी से सिमटा और फिर वो उछलकर खड़ी हो गई। चैरम इस दौरान साकित हो चुका था, जबकि मास्टर एहसान इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। लेकिन बहरहाल था वो होश में, अलबत्ता उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। इस चैरम से लड़ते हुए मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा जिस्म सुस्त बढ़ जा रहा है। मैं नीचे गिर गई, लेकिन शुक्र है कि मेरा हाथ मशीन पिस्टल तक पहुंच गया। इस वक्त तक मेरे जिस्म में कुछ हरकत बाकी थी, इसलिए उसने अपने ऊपर छलांग लगाते हुए इस चैरम पर फाइल खोल दिया और फिर मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत हो गया था। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे कैसे ठीक किया? रोजी रास्कल ने तेज तेज लहजे में कहा। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पर जरब लग गई थी, जिससे रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा मामूली सा टेढ़ा हो गया था। मैंने मखसूस अंदाज में इस मोहरे को दोबारा एडजस्ट कर दिया और तुम ठीक हो गई। बहरहाल अब ये दोनों तो बेकार हो चुके हैं, हमें बाहर चेक करना होगा, टाइगर ने कहा। तुम यही ठहरो, मेरे पास मशीन पिस्टल है, मैं बाहर हो जाती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा और तेजी से दौड़ती हुई कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। जबकि टाइगर ने आगे बढ़कर झुककर एक हाथ से मास्टर एहसान का बाजू पकड़ा और फिर उसे घसीट कर वो दीवार के करीब ले गया। फिर उसने दूसरे हाथ से उसके दूसरे बाजू को पकड़ा और उसे उठाकर कमरे के कोने में इस तरह पहुंचा दिया कि बावजूद मफलूज जिस्म होने के कमरे की दोनों दीवारों के दरमियान फंसकर बैठा रह गया। उसी लम्हे रोजी रास्कल वापिस आ गई। बाहर और कोई आदमी मौजूद नहीं है और ये जगह भी किसी वीरान इलाके में है। बाहर दूर दूर तक दरख्तों का जखीरा है, अलबत्ता जहन में एक नई कार खड़ी हुई है।
है और यहाँ फ़ोन भी है। रोजी रास्कल ने पूरी रिपोर्ट देते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं गए बल्कि फ़ोन करने के बाद वापस आ गए हैं। उसे भी फ़ोन वाले कमरे में ले चलते हैं, मैंने इमरान साहब को फ़ोन करना है, टाइगर ने कहा। और आगे बढ़कर उसने मफलूज मास्टर एहसान को एक झटके से खींचकर कांधे पर डाला और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसे हुआ क्या है? ये है तो होश में लेकिन हरकत नहीं कर सकता, रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोहरे तोड़ दिए हैं, टाइगर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम रीढ़ की हड्डी की स्पेशलिस्ट हो, उसे जोड़ भी लेते हो और तोड़ भी देते हो, रोजी रास्कल ने कहा। तो टाइगर पे इख्तियार हंस पड़ा। असल स्पेशलिस्ट इमरान साहब है, मैं तो उनका शागिर्द हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। ये दाव मुझे भी सिखाओ, रोजी रास्कल ने कहा। सिखाऊंगा, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल पे इख्तियार खुश हो गई। एक छोटी सी इमारत थी, कमरे में फ़ोन भी मौजूद था और कुर्सियां भी। टाइगर ने मास्टर एहसान के बेहिस्सो हरकत जिस्म को एक कुर्सी पर डाला और खुद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। देखो मास्टर एहसान, अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने हमारे कमरे में जाने के बाद क्या किया है और राना हाउस पर अपने आदमी भेजे हैं या नहीं, तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, वरना अगर मैं तुम्हें गोली ना भी मार दूं तो तब भी तुम्हारी बाकी सारी उम्र इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़ी गुजर जाएगी और तुम आसानी से समझ सकते हो कि ये जिंदगी कैसी होगी। टाइगर ने कुर्सी पर बैठते ही मास्टर एहसान से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम मुझे वाकई ही ठीक कर दोगे? मास्टर एहसान ने रुक रुक कर कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे बोलने में भी रुकावट पेश आ रही हो। हाँ, और जो बात मैं कहता हूँ वो करता हूँ, टाइगर ने कहा। मैंने यहाँ से फ़ोन करके अपने आदमियों को राना हाउस को घेरने का हुक्म दिया है और उन्हें हुक्म दिया था कि वो SV मिसाइल भी साथ ले जाएं और वहाँ पहुँच मुझे ट्रांसमीटर पर इतला दें, फिर खुद वहाँ पहुँच अपने सामने मिशन मुकम्मल कराऊंगा। इसलिए मैं और चैरम इंतज़ार करते रहे और जब मेरे आदमियों ने इतला दी कि वो वहाँ पहुँच गए हैं तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हें जिंदा छोड़कर जाना हमाकत है, इसलिए तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए। चनाचा मैं जाने से पहले तुम दोनों का खात्मा करने के लिए चैरम के साथ वहां गया था, लेकिन ना जाने तुम किस तरह फ्लोट टाई से आज़ाद हो गए। उसके बाद तुम जैसे मालूम है, मास्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा। कितने आदमी तुम्हारे वहां गए हैं? टाइगर ने पूछा। 4 आदमी। हमने वहां मिसाइल ही तो फायर करना था, और क्या करना था, मास्टर एहसान ने जवाब दिया। तो टाइगर ने अस्बात में सर हिला दिया और कुर्सी से उठकर उसने एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जोसेफ, इमरान साहब हैं? टाइगर ने कहा। हाँ, होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा कि और चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई थी। किस जंगल से बोल रहे हो? इमरान की चहकती हुई शुगफ्ता सी आवाज़ सुनाई थी। मैं उस वक्त वाकई ही किसी जंगल नुमा इलाके से ही बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ये मालूम है कि जंगल कहाँ है, टाइगर ने जवाब। और उसके साथ ही उसने रोजी रास्कल के रोज़ क्लब से अगवा होने से लेकर अब तक की सारी रुदात सुनाई। मास्टर एहसान के 4 आदमी इस वक्त ब्लैक रूम में मौजूद हैं। जोसेफ ने उन्हें चेक कर लिया था और मैं उनसे पूछ कुछ कर रहा था। उन्होंने भी मास्टर एहसान का ही नाम दिया। उसके कहने के मुताबिक मास्टर एहसान को यह इत्ला मिली थी कि रोजी रास्कल इस इमारत में है, इसलिए वो इसे हलाक करने के लिए इस इमारत को मिसाइलों को उड़ा देना चाहते थे। लेकिन अब तुम्हारे फोन से असल हालात का इल्म हुआ है। तुम ऐसा करो कि इस मास्टर एहसान को लेकर राना हाउस आ जाओ। ये काफिस्तान का खास एजेंट है और यहाँ इसका पूरा ग्रुप होगा, इसलिए उससे तफसील पूछ कुछ जरूरी है, इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा और रिसीवर को वो उठ खड़ा हुआ। चलो मास्टर एहसान, अब तुम्हें बॉस ठीक करेगा। तुम्हारे 4 आदमी पहले ही बॉस की कैद में पहुंच चुके हैं, टाइगर ने कहा। वो कैसे पकड़े गए? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। तुम्हें हैरान हो रही थी कि मैंने राना हाउस के मुतल्लिक क्यों से बताया है, तो असल बात यही थी कि मैं एक तो वक्त चाहता था, दूसरा मुझे मालूम था कि राना हाउस पर हमला करके ये अपनी मौत को खुद दावत देंगे। टाइगर ने मास्टर एहसान को खींचकर कांधे पर उठाते हुए कहा। वो कैसे? वहां क्या है? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। तो मैं हैरान हो रही थी कि मैंने राना हाउस के मुतालिक क्यों उससे बताया। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि वहाँ क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ है ज़रूर। अब देखो मास्टर एहसान के आदमी ज़ाहिर है इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद होंगे, लेकिन वो वहाँ जाते ही पकड़े गए। अगर मास्टर एहसान भी वहाँ पहुँच जाता तो ये भी उस तक पकड़ा जा चुका होता। टाइगर ने कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हारा उस्ताद मुझे लम्हा ब लम्हा हैरान करता जा रहा है। मुझे तो अब ऐसे महसूस होने लगा है कि असल रास्कल तो वो है, मैं ख्वामख्वाह अपने नाम के साथ रास्कल लगाए फिरती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा। तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब रास्कल नहीं है, वो तो रास्कल्स के खिलाफ काम करते हैं, और चूंकि तुम सिर्फ नाम की रास्कल हो इसलिए अभी तक जिंदा फिर रही हो। अगर उन्हें जरा भी एहसास हो जाता कि तुम वाकई ही रास्कल हो तो अब तक तुम ना जाने कितनी गहरी कब्र में उतर चुकी होती, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल ने बेइख्तियार छुड़छुड़ी सी ली। अब तुम जो कुछ कहते हो मुझे इस पर यकीन आ जाता है, जबकि पहले मैं तुम्हारी बातों पर यकीन ना करती थी। क्या तुम मुझे भी अपने उस्ताद की शागिर्दी में बिठा सकते हो? कार के करीब पहुंचते हुए रोजी रास्कल ने कहा। इनकी शागिर्दी बड़े दिल कुर्ते का काम है रोजी रास्कल, तुम बस उस तरह
یہاں ہی روزی راسکل بنی رہو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹائیگر نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر ماسٹر احسان کو دونوں سیٹوں کے درمیان ٹھونستے ہوئے کہا، کیا مجھے بھی رانا ہاؤس جانا ہوگا؟ روزی راسکل نے کہا، نہیں، تم اپنے روز کلب جا سکتی ہو، میں تمہیں کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دوں گا جہاں سے تم ٹیکسی پکڑ کر جا سکتی ہو۔ ٹائیگر نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ارے، اور وہ کار کی چابیاں تو تم نے اس کی جیب سے نکالی نہیں۔ ٹائیگر نے واپس باہر نکلتے ہوئے کہا، روزی راسکل سر ہلاتی ہوئی سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہوٹل گارڈن کے وسیع ہال کے ایک کونے میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے روزانہ لنچ پر سب ممبرز اکٹھے ہوتے تھے اور ہر روز کسی ایک ممبر کی طرف سے دوسروں کو لنچ کی دعوت دی جاتی تھی۔ آج جولیا نے دعوت دی تھی اور چونکہ جگہ کا انتخاب دعوت دینے والے ممبرز کے صوبے دار پر ہوتا تھا، اس لیے آج کی دعوت جولیا نے انہیں ہوٹل گارڈن میں دی تھی اور اس وقت وہ سب مل کر لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب غائب ہیں۔ میں نے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے بتایا کہ وہ کسی کیس کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ سفزر نے اچانک کہا، وہ آج کل ایک بدماش عورت کے چکر میں ہے۔ تنویر نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ جولیا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تنویر، اگر الزام ہی لگانا ہے تو پھر کم از کم اچھے الفاظ تو اپنے منہ سے نکالا کرو۔ جولیا نے غصے لہجے میں کہا، میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ بدماش عورت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں اب گفتگو کرنے کے آداب بھی سکھانے پڑیں گے؟ جولیا نے پہلے سے زیادہ غصے لہجے میں کہا، اس لیے تو میں نے پہلے بات نہیں کی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کرنا۔ اب صفدر نے بات کی ہے تو میں نے بھی بات کرتی ہے۔ جہاں تک بدماش عورت کے الفاظ کا تعلق ہے، وہ عورت خود اپنے آپ کو بدماش کہلواتی ہے۔ میں نے کہہ دیا تو کیا برا کیا؟ تنویر نے جواب دیا، کوئی عورت اپنے آپ کو بدماش نہیں کہلوا سکتی، سمجھے؟ جولیا نے کہا، راسکل کس سے کہتے ہیں؟ بدماش کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ عورت جس کا نام روزی ہے اپنے آپ کو روزی راسکل کہلواتی ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ روز کلب کی مالکہ ہے، پیشہ ور قاتلہ بھی رہی ہے اور مردوں سے لڑائی بھڑائی بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کا باپ بھی پیشہ ور قاتل تھا۔ زیر زمین دنیا میں کام کرنے والی اس قسم کی عورت تو بدماش ہی ہو سکتی ہے۔ تنویر نے جواب دیا، روزی راسکل یہ کیسا نام ہے؟ تمہیں اس سب کی تفصیل کا کیسے علم ہو گیا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، میں نے اس عورت کو عمران کے ساتھ رانا ہاؤس میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اس کا نام بھی سنا ہوا تھا اور کسی حد تک میں اسے جانتا بھی ہوں۔ مجھے اسے عمران کے ساتھ اور خاص طور پر عمران کو رانا ہاؤس جاتے دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے سلیمان سے فون پر بات کی تو سلیمان نے بتایا کہ روزی راسکل تو فلیٹ پر ہی بھی آئی تھی اور اس نے ناشتہ بھی عمران کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے خصوصی طور پر اس روزی راسکل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور یہ وہی معلومات ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں۔ تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ سارے ممبرز کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب اپنے طور پر کسی کیس میں مصروف ہیں۔ اس عورت کے ساتھ ملاقاتیں بھی اس کیس کے سلسلے میں ہی ہوں گی۔ سفزر نے جولیا کا چہرہ دکھتے ہوئے کہا، وہ کیسا کیس ہوگا جس میں ایک بدماش عورت سے رابطے کیے جائیں؟ یہ بات مس جولیا اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ تنویر نے کہا، ظاہر ہے وہ ایسا موقع کہاں ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا۔ کیا آپ عمران صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ صفدر نے جولیا سے کہا، ہاں، اور یہ ضروری ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا آدمی کسی بدماش عورت سے رابطہ رکھے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں چیف سے بات کروں گی، جولیا نے گراتے ہوئے کہا، اور صفدر سمیت سب ممبرز کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ جولیا جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی اصلیت وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جولیا کو غصہ عورت سے تعلقات پر ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کارڈلیس فون پیس لے کر آیا اور جولیا کو دے کر وہ واپس چلا گیا۔ اس میں لاؤڈر ہے، اس کا بٹن آن کر دیں تاکہ ہم بھی عمران صاحب کا جواب سن سکے۔ صفدر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لاؤڈر کا بٹن آن کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ حقیر فقیر پر تفصیل رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی اور اس نے حسب عادت اپنا تعارف شروع کر دیا۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ کہ بدماش عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جولیا نے درمیان میں ہی بات کاٹتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اگر ان کی ساری تمہیں پسند نہیں ہے محترمہ تو پھر اللہ اس جھوٹ پر مجھے معاف کرے۔ حقیر فقیر نہ صحیح امیر کبیر۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی، پھر وہی بکواس، میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ روزی راسکل کون ہے اور تم نے اس سے کیوں رابطے میں ہو؟ جولیا نے ایک بار پھر اس کے درمیان سے بات کاٹتے ہوئے کہا، چلیے اگر میرا تعارف آپ کو پسند نہیں تو آپ تعارف کرا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کس شریف خاتون سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عمران نے جواب دیا اور سارے ممبرز بے اختیار مسکرا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے اور تنویر نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ میں چیف سے بات کرتی ہوں، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر کے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔
मिस जूलिया, पब्लिक जगह पर आप चीफ से बात ना करें, सफदर ने कहा तो जूलिया बटन दबाते दबाते रुक गई। फिर उसने एक तवील सांस लिया और फोन ऑफ करके एक तरफ रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हुज़्न मिलाल के तासुरात नुमाया थे और बेहद संजीदा नजर आ रही थी। मिस जूलिया, आप इमरान साहब की तबीयत और फितरत से हमसे ज्यादा वाकिफ हैं, उसके बावजूद ना जाने क्यों आपको मामूली बातों पर इस कदर पहुंचता है। सफदर ने कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते सफदर, ये दिल के मामलात होते हैं, सब कुछ जाने के बावजूद सब कुछ महसूस होता है। सालिया ने जवाब दिया तो जूलिया समेत सब इसकी बात सुनकर भी इख्तियार हंस पड़े। क्या मतलब, क्या मैंने कोई मज़ाहिया बात की है? सालिया ने सबको हंसते देखकर परेशान होते हुए कहा, आप सफदर को दिल के मामला समझा रही हैं मिस सालेहा। चौहान ने कहा तो सालिया भी इख्तियार हंस पड़ी। ओह, तो ये बात है, मेरे जहन में तो ये बात ना थी। सालिया ने हंसते हुए कहा, मिस जूलिया, आपको चीफ से बात करनी चाहिए क्योंकि इमरान का ये ताल्लुक इस कदर वाहियात है कि चीफ लाजिमन इसका इंतहाई सख्त नोटिस लेगा। आप यहाँ से फ़ोन कर सकती हैं, इसमें आप चीफ का नाम ना लें। यहाँ भी हम अलहदा ही जगह पर हैं, तन्वी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ ठीक है, मुझे बात करनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि चीफ के नोटिस में मेंबर्स की ऐसी बातों को ले आऊं। जूलिया ने एक बार फिर फोन उठाते हुए कहा, लेकिन इमरान तो मेंबर नहीं है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ना हो लेकिन इसका हमसे ताल्लुक तो बहरहाल है। जूलिया ने जवाब दिया, उसके साथ ही उसने तेजी से फोन ऑन करके तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई थी। जूलिया, बोल रही हूँ बॉस, होटल गार्डन के हाल के एक कोने से। यहाँ सब मेंबर्स मेरी दावत पर इकट्ठे हुए हैं। हम लंच कर रहे थे कि तनवीर ने बताया कि इमरान इन दोनों एक बदमाश औरत के साथ देखा जा रहा है और वो उसे अपने साथ राना हाउस भी ले गया था। इस औरत का नाम रोजी रास्कल बताया गया है। ये रोज क्लब की मालिका है और ज़ेरे ज़मीन दुनिया से इसका गहरा ताल्लुक है। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया, मेरा मतलब है इमरान की इस बाजारी और बदमाश औरत से ताल्लुकात के असरात दूसरे मेंबर्स पर भी पड़ सकते हैं। जूलिया ने X2 के जवाब पर कदले बुखलाए हुए लहजे में कहा, इमरान सर्विस का मेंबर नहीं है और वो अपनी निजी जिंदगी में जिस तरह गुजरता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम्हारी और दूसरे मेंबर्स की इत्तला के लिए इतना बता दूं कि तुम लोग दावतें खाने में मसरूफ हो, जबकि इमरान ने इस औरत रोजी रास्कल के साथ मिलकर पाकिस्तान को इंतहाई खौफनाक हादसे से बचा लिया है। पाकिस्तान के सदर को गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त के दौरान हलाक करने की मनसूबाबंदी की गई थी और ये मनसूबाबंदी इस कदर बेदाग थी कि ना ही मेंबर्स को इसकी इत्तला मिल सकी थी और ना ही मुझे, हत्ता कि इमरान को भी इस बारे में इल्म ना था। लेकिन इस औरत रोजी रास्कल ने जो टाइगर की साथी है, इंतहाई बेदाग अंदाज में काम करके सदर को बचा लिया। इमरान को इस वक्त इत्तला मिली जब रोजी रास्कल ने काम मुकम्मल कर लिया। इसके बाद इसकी बाकियात से निपटने का काम इमरान ने टाइगर और रोजी रास्कल के साथ मिलकर किया और फिर मुझे सारे केस की इत्तला दी। इस लिहाज से देखा जाए तो रोजी रास्कल ने पाकिस्तान के लिए कारनामा सरंजाम दिया है। X2 ने सब लहजे में कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। चूँकि लाउडर का बटन ऑन था इसलिए सारे मेंबर्स X2 का जवाब सुन रहे थे। इन सब के चेहरों पर हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी के तासुरात वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। वेरी बैड, ये तो वाकई ही शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर भयानक मनसूबाबंदी हुई और हम फारिग बैठे दावतें खा रहे हैं। सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, अचानक सदीकी की आवाज़ सुनाई थी और सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे जब इमरान खड़ा इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर हाल का जायजा ले रहा था जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो कहाँ आ गया है। सफदर ने हाथ ऊंचा करके उसे इशारा किया तो इमरान चौंका और फिर तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ने लगा। वाह, पूरी बारात है माँ हजरत निकाह ख्वाह की, वाह किस्मत की ख्वाबी से इसे ही तो कहते हैं। इमरान ने करीब आकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, तुमने मेरी कॉल के जवाब में बकवास क्यों शुरू कर दी थी? जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। बकवास? क्या मतलब? मैं तो अपना तारुफ करा रहा था। इमरान ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा। इमरान साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि हम होटल गार्डन में हैं, जबकि मिस जूलिया ने तो ये बात फोन पर ना की थी? सफदर ने कहा। अच्छा, अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दिल को दिल से राह होती है, क्यों मिस सालेहा? इमरान साहब, ये रोजी रास्कल का क्या सिलसिला है? बड़ा अजीब सा नाम है। वैसे मिस जूलिया ने चीफ से बात की थी तो चीफ ने जो जवाब दिया उससे वाकई ही हमें इंतहाई शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, सदीकी ने कहा।
अच्छा, शर्मिंदगी का एहसास हुआ है। मुबारक हो, इसका तो मतलब है कि अभी तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है, वरना बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि ज़्यादा खाने वाले के दिल में चर्बी बढ़ जाती है और वो हर किस्म की शर्मिंदगी के एहसास से आरी हो जाता है, और बावजूद इस बात की कि आजकल दावतें खाई जा रही हैं। बहुत खूब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो दावतें खाने के बावजूद शर्मिंदा हो रहे हो, तो मेरा क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दावतों की तरफ सुलेमान की तरफ से बाइकाट का शिकार हो रहा हूँ, और जेब में इतने पैसे नहीं होते कि इस जैसे आला होटल तक एक तरफ किसी तंदूर पर भी जाकर रोटी खा लूँ। और बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि आदमी का पेट भरा हुआ हो तो उसे हर तरफ से दावतों की ऑफर्स मिलती हैं, लेकिन जो बेचारा भूखा हो उसे खाते हुए लोग भी खाने की सुलह तक नहीं करते। इमरान ने एक ठंडा सांस लेते हुए कहा। आई एम सॉरी इमरान, वाकई हमसे हमाकत हुई है, जूलिया ने चौंक कर कहा, फिर वेटर को इशारे से बुलाया। क्या खाना पसंद करोगे, जूलिया ने मेन्यू उठाते हुए कहा। खाना? ओ नहीं, इस छोटे से होटल में खाना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। लंच मैंने 5 स्टार होटल में कर लिया था, बस चाय पीऊंगा, इमरान ने कहा तो सारे साथी बेख्तियार हंस पड़े। जूलिया ने वेटर को सबके लिए चाय लाने का कहा। तो फिर क्यों बकवास कर रहे थे, जूलिया ने वेटर के जाते ही गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। बकवास? क्या मतलब? क्या इस होटल में खाना खाने वालों के दिल पर ना सही दिमाग पर चढ़ जाती है? क्या बुजुर्गों के कॉल ही उससे बकवास लगते हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आप रोजी रास्कल के बारे में बता रहे थे, सफदर ने बात काटते हुए कहा। अब क्या बताऊं, इसके भी जुमलाए हकूक़ के महफूज हो चुके हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। एक लड़की है जिसका कहना है वो रास्कल है क्योंकि वो पेशावर कातिला रह चुकी है, उसने ना जाने कितने मर्दों की गर्दनें तोड़ दी हैं। वो अपने आप को मार्शल आर्ट की माहिर समझती है और मर्दों से लड़ना और उन्हें शिकस्त देना इसका महबूब मशगला है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। चीफ ने बताया है कि उसने कारनामा सर अंजाम दिया है, कुछ तफसील तो बताएं क्या हुआ है, सफदर ने कहा। इसी लम्हे वेटर चाय लेकर आ गया और इमरान खामोश हो गया। जब चाय के बर्तन रखकर वेटर वापस चला गया तो इमरान ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये रोजी रास्कल तो इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब अल्लाह जिसे अल्लाह चाहे तो चिड़ियों से बासे मुराद देता है, बस यही काम इस मिशन के साथ भी हुआ। मैं भी मुतमईन होकर बैठ गया, काफिरिस्तान की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई है। अगर रोजी रास्कल काम ना दिखाती तो यकीन करो मुझ समेत सीक्रेट सर्विस को इखलाकन खुदकुशी करनी पड़ जाती। इस लिहाज से तो रोजी रास्कल हमारी मौसम है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इससे मुलाकात तो कराओ, जूलिया ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारा तारुफ किस अंदाज में कराया जाए, इमरान ने कहा। दोस्त कह देना, और क्या कहना है, जूलिया ने कहा। सिर्फ दोस्त बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जूलिया बेख्तियार शर्मा सी गई, जबकि सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हारे लिए एहसास क्या कम है कि तुम हमें दोस्त कहो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम रोजी रास्कल को बुलाओ, मुझे तो इससे मिलने का बेहद इश्तियाक पैदा हो गया है, जूलिया ने फोन पीस उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थ्रू प्रॉपर चैनल उसे बुलाया जा सकता है, और इस वक्त प्रॉपर चैनल के लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने अपनी घड़ी का विंड बटन खींचा, उसे घुमाकर सुइयों को मखसूस हिस्सों पर एडजस्ट करके उसने विंड बटन को बाहर की तरफ खींचा और फिर घड़ी को मुंह से लगाकर टाइगर को बार बार कॉल करने लगा। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की हल्की सी आवाज़ सुनाई थी। कहाँ मौजूद हो तुम इस वक्त, ओवर, इमरान ने पूछा। एल्फ्रेड क्लब में बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। मैं होटल गार्डन से बोल रहा हूं, तुम ऐसा करो कि अपनी रोजी रास्कल को जहां भी हो लेकर फौरन होटल गार्डन में पहुंच जाओ। सारे साथी इस खातून की ज़ियारत करना चाहते हैं जिसने टाइगर को लगाम डाली होती है, जल्दी पहुंचो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने विंड बटन प्रेस कर दिया और फिर चाय पीने में मसरूफ हो गया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद हॉल के दरवाजे पर टाइगर नजर आया, जिसके साथ एक नौजवान लड़की थी जिसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी और गले में बाकायदा सुर्ख रंग का रुमाल बंधा हुआ था। वो इस अंदाज में चल रही थी जैसे वाकई कोई बड़ा बदमाश चलता है। ये है रोजी रास्कल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो वाकई ही रास्कल ही लग रही है, जूलिया ने जवाब दिया और इमरान समेत सब साथी भी इख्तियार हंस पड़े। Like, comment, share, press the bell icon.